सभी छात्रों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास। और इसमें आधार जो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को अन्य विद्वानों की भी किताबें आप पढ़ सकते हैं, और इसमें मैं सिर्फ आदिकाल के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आदिकाल की को समझने के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़े हैं, और हिंदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल ये पढ़ना चाहिए। और हिंदी साहित्य को और भी विद्वानों द्वारा, जैसे कि बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ सकते हैं आप। और एक किताब है मेरे पास, हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। यह है राम किशोर शर्मा की किताब है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और आदिकाल को सही से समझने के लिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को उसका काल विभाजन किया है, उसके आधार पर मैं बात करूंगा। और आदिकाल को उन्होंने इस प्रकार समझा और उसे वीरगाथा काल क्यों कहा। तो वो ये कहते हैं कि उनके जो पहली आप किताब खोलेंगे उनकी, तो उसमें इस बात को उन्होंने लिखा है कि जो प्रत्येक देश का जो साहित्य है, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो चित्तवृत्ति का अर्थ होता है मन की अवस्था, कि हमारे मन में क्या अवस्था है। और चित्त का अर्थ होता है चेतना, और संचित का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ, और प्रतिबिंब का अर्थ होता है रिफ्लेक्शन, परछाई। परछाई को आप जैसे कि किसी दर्पण में या आप पानी में छाया देखते हैं, तो जो उसका प्रतिबिंब हो, बस उसे कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार साहित्य भी होता है, जैसे कि हम इसे यथार्थवादी साहित्य कहते हैं, जो वास्तविकता के साथ होता है। वैसे साहित्य में यथार्थ और काल्पनिकता का समावेश होता है, लेकिन जो यथार्थवादी साहित्य है, उसी प्रकार प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है और आभासी होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। वैसे इतिहास को आप देखेंगे इतिहास की पुस्तकों में, एक तो प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है, आधुनिक भारत होता है। उसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन बस मध्यकालीन भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे कि अब आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाई ये वीरगाथा काल है, जिसको उन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। और फिर मध्यकाल को इन्होंने पहले पूर्व मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा, और 1375 से 1700 फिर
उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल, जिसे 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल जिसे गद काल कहा, वो है 1900 से 1984, यानी कि आदि काल जिसे वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल, और आधुनिक काल जिसे गद काल। तो इसमें आप देखिए कि आदि काल को 1050 से 1375 और पूर्व मध्यकाल को यानी कि भक्ति काल को 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल को 1700 से 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल यानी गद्य काल 1900 से 1984। बाद में क्या हुआ कि अन्य जो विद्वान हैं और ये सबके सहमति बनी और कि भाई जो एक सर्व प्रचलित काल विभाजन होना चाहिए वो ईस्वी के अनुसार बना। जैसे कि आदि काल को ये माना गया कि 700 ईस्वी से 1450 ईस्वी के काल को आदि काल माना गया। और इसी तरह देखिए कि पूर्व मध्यकाल जिसे कि भक्ति काल 1450 से 1750 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा गया वो है 1750 से 1850, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे, और जिसे 1850 से और 1900 तक इसे भारतेंदु युग कहा गया। उसी तरह द्विवेदी युग जो 1900 से 1918 ईस्वी, और छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 1938 से 1953, और नई कविता और नवलेखन युग 1958 से ईस्वी से आगे। इस सब पे अलग अलग समझाया जा सकता है और मैं इसे कोशिश करूँगा बताऊँगा। लेकिन आदि काल को लेकर और आदि काल को विभिन्न विद्वानों ने अपने नाम दिए हैं, जैसे कि मिस्र बंधु। इस मिस्र बंधुओं पर मैं अलग में चैप्टर दूंगा। मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा, डॉक्टर गिरियर्सन ने इसे चारण काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको मैं किताब बोल रहा हूँ कि उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक किताब बहुत प्रसिद्ध किताब है और इसको सभी छात्रों को पढ़ना चाहिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ने इसे आदिकाल कहा, और राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि ये सिद्ध सामंत युग है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल कहा, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा, और धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा, और डॉक्टर वासुदेव ने इसे उद्भव काल कहा। देखिए, आदि काल को वीरगाथा काल यानी कि 1050 से 1375 ईस्वी विक्रम संवत। अब विक्रम संवत में से अगर हम 57 वर्ष घटा दें तब हम ईस्वी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अब 1050 में से 57 वर्ष घटा देंगे तो 993 ईस्वी आएगा, और 1375 में से 57 वर्ष घटाएंगे तो 1318 ईस्वी आएगा। अब ये बात होती है कि भाई इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें राजाओं की प्रशंसा हुई है। उस काल में एक तो राजा की प्रशंसा हो रही है, या किसी के राज्य पर आक्रमण हो रहा है, या किसी स्त्री को प्राप्त करना भी इसमें दिखाया गया कि भाई वो कैसे किसी स्त्री को प्राप्त करना चाहता है, या वो किसी तरह वर्चस्व
वर्चस्व तो आज भी है, लेकिन इसमें हम एक राजा की प्रशंसा ज़्यादा है। इसमें ये हम इस बात को ये मानेंगे कि जितने भी इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं, जो उन्होंने 12 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ दिए हैं, तो उसमें अधिकांश तो क्या है कि वो किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। जैसे कि और अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आप देखिए कि इसके अंदर अपभ्रंश भाषा भी का प्रयोग हुआ है। जैसे विजयपाल रासो का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। विजयपाल रासो के रचयिता जो थे वो नरसिंह भाट कवि माना जाता है। इस काव्य कृति में राजा पंग और विजयपाल के बीच जो युद्ध का वर्णन है, मिस्र बंधुओं ने इस काव्य कृति को की रचना काल जो है वो 14वीं शताब्दी माना। काव्य कृति की भाषा शैली पर विचार करने पर यह मतलब उससे पहले की जान पड़ती है, और यह रचना जो है प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। काव्य कृति की दृष्टि से इसकी भाषा बहुत ही साधारण है। उसी प्रकार देखिए हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार सारगंधर कवि को माना जाता है। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ। इसमें आप देखिए कि रणथंबोर के राजा हम्मीर का गौरव गान है। इसमें मुस्लिम शासक अलाउद्दीन की सेना से हम्मीर का जो युद्ध हुआ उसका इसमें एक जीवंत वर्णन है, लेकिन इस ग्रंथ की प्रति जो है वो प्राप्त नहीं है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त हम्मीर के गौरव गान के संबंध में हम्मीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ का लेखक ग्वालियर के तोमर वंश राजा बीरमदेव 1460 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। और इस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी लिखा गया है, उन्हें अग्निवंशी नहीं माना गया है। विद्वान श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस ग्रंथ के आधार पर रासो को जाली समझते हैं। रासो साहित्य के अंतर्गत आप देखिए, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। रासो साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुम्मान रासो, विसल देव रासो और परमाल रासो की चर्चा की है, और इसको रासो साहित्य के अंतर्गत लिया जाता है। इसी प्रकार देखिए कीर्ति लता, जिसे महाकवि विद्यापति ने लिखा, कीर्ति पताका भी विद्यापति का है। तो ये जो था वो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत था, और देशज भाषा के अंतर्गत आप देखिए खुम्मान रासो में शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार हम देखें, एक अज्ञात जिसे बोल सकते हैं भाट ने खुम्मान रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुम्मान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय असली खुम्मान रासो का रचयिता है। तो उसी तरह विसल देव रासो को नरपति नाल सिंह कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम इसका है, और जो विक्रम संवत 1212 में लिखा। विसल देव
रासों में अगर आप देखिए कि 4 खंड हैं, ये काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त होता है। पहला क्या है कि पहला खंड में है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह। दूसरा है बीसल देव का राजमती से रूठ कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। और खंड चौथा में आप देखिए कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को चित्तौड़ लाना। इसी तरह पृथ्वीराज रासो में आप देखिए कि जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा, ये हिंदी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य एवं वीरता का, श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है। ये जो 1225 से 1249 ईस्वी 1225 से 1249 ईस्वी में इसे लिखा गया है। और उसी तरह देखिए जयचंद प्रकाश है को भट्टेकदार ने 12वीं शताब्दी में लिखा। और उसी तरह जय मयंक है और जस चंद्रिका, ये अपर्याप्त ग्रंथ है, ये भी 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके कवि मधुकर को बताया गया। उसी तरह परमाल रासो, उसी तरह खुसरो की पहेलियां हैं जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसे अमीर खुसरो ने लिखा। विद्यापति और ये प्रमाणित है। और विद्यापति की पदावली 14वीं शताब्दी में लिखा गया। वो कहते हैं कि इसमें खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं, इसलिए इन्होंने उसका नाम आदि काल रखा। यानी कि इसमें सिर्फ राजाओं की प्रशंसा है, कहीं कोई किसी युद्ध का वर्णन है या किसी राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। तो इसमें आज मैंने ये बात किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल क्यों कहा। और मैं अन्य वीडियो में मैं आगे भी कुछ बात लाऊंगा। आपको ये कैसी क्लास लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो।